डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम मैप्स के मुतालिक अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देखें, बाज़ औक़ात आपके पास इस तरह का सिनेरियो बनता है कि आपके पास जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं उनको आपस में आपको रिलेट करना पड़ता है। मसलन आपके पास ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स हों और साथ आपने उनको रिलेट करना हो उनकी सीजीपीए से कि किस स्टूडेंट की सीजीपीए कितनी है। इसी तरह आपके पास किसी भी हॉस्पिटल के अंदर कोई आपके पास पेशेंट्स हो सकते हैं जिनको कि आपने रिलेट करना हो सकता है उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट करवाया है। तो ये वो चीज़ है कि जहाँ पर आपके पास जो कंप्यूटेशनल सिस्टम्स होते हैं उनमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ को आपको जब आप रिलेट करते हैं तो ऐसे सिनेरियोज में फिर आपके पास क्या चीज़ आती है, हमारे पास आते हैं मैप्स। मैप क्या करते हैं कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब आपको मुख्तलिफ वैल्यूज़ को रिलेट करना पड़ता है तो उसमें मैप्स जो हैं ये आपकी हेल्प करते हैं। ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ को आपस में रिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ मैप करते हैं। अ मैप इज अ स्पेसिफाइड सॉर्ट ऑफ सेट विच कंटेन्स ए सेट ऑफ मैपलेट्स। मैप के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे बेसिकली एक तो चीज़ ये ज़हन में रखें कि ये एक सेट होता है, ठीक है? और इस सेट के जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मैपलेट्स कहते हैं। अब मैपलेट क्या होता है? ईच मैपलेट कनेक्ट्स एन एलिमेंट ऑफ वन सेट टू एन एलिमेंट ऑफ एन अदर सेट। ये वही बात हो गई जो मैंने आपको पहले बताया कि मैं जो मैप के अंदर क्या चीजें होती हैं कि आप मुख्तलिफ वैल्यूज को आपस में रिलेट करते हैं, मैप करते हैं। तो मैपलेट जो होता है, जो एक मैपलेट होता है, वो क्या कर रहा होता है कि किसी एक सेट के एक एलिमेंट को किसी दूसरे सेट के एक एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा होता है, बाइंड कर रहा होता है, मैप कर रहा होता है। तो उसमें जो पहला सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन, ठीक है? और जो दूसरा सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेंज। अब जैसे ये फर्ज करें हमारे पास एक टेबल है, ये हमारे पास मुख्तलिफ सेंसर्स हैं, ठीक है? ए बी सी डी ई एफ। और यहाँ पे हमारे पास हर सेंसर की एक कंडीशन दी हुई है। मे भी हो सकता है कि ये उसकी करंट स्टेट हो या करंट कंडीशन हो। तो अब हमने करना क्या है? हमने करना ये है कि हमने एक, आप कह लें कि मैप डिफाइन करना है जिसमें कि हम हर सेंसर को उसकी करस्पॉन्डिंग जो कंडीशन है उसके साथ मैप कर सकें, रिलेट कर सकें। तो वो हमने कैसे डिफाइन किया? सपोज हम सेंसर्स के नाम से एक मैप डिफाइन कर लेते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे पास क्योंकि बेसिकली एक सेट ही होता है तो हमने ये करली ब्रेसेस यूज की हैं। तो पहले आप क्या करेंगे? एक सेट का एलिमेंट लिखेंगे, आगे ये मैपलेट का या मैप का सिंबल होगा ये इस तरह से। और उसके बाद आप क्या करेंगे? दूसरे सेट का वो एलिमेंट लिखेंगे जिसके साथ आपने इस एलिमेंट को रिलेट करना होगा। तो ये बेसिकली आप कह लें कि पहले सेट का एलिमेंट है और ये जो है ये दूसरे सेट का एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सेंसर ए को उसकी जो कंडीशन है लो, उसके साथ रिलेट कर रहे हैं या मैप कर रहे हैं। इसी तरह सेंसर बी को हम मैप कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन के साथ, सी को भी नॉर्मल के साथ मैप कर रहे हैं और इस तरह एफ को हम दोबारा से नॉर्मल के साथ मैप कर रहे हैं। अब इसी तरह हमारे पास एक और मैप है जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं कि ए को वाई के साथ मैप कर रहे हैं, बी को एक्स के साथ मैप कर रहे हैं, सी को भी एक्स के साथ मैप कर रहे हैं और डी को जी के साथ मैप कर रहे हैं। तो बेसिकली मैप्स क्या होते हैं कि ये आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज को आपस में मैप करते हैं या आपस में कनेक्ट करते हैं या बाइंड करते हैं या अटैच करते हैं। अब मैप्स के अंदर हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। मसलन पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ऑल द डोमेन एलिमेंट्स इन ए मैप आर यूनिक। यानी कि जो किसी भी मैप के अंदर जो डोमेन एलिमेंट्स हैं वो यूनिक होने चाहिए। इसकी मैं आपको आगे एग्जांपल बताता हूँ। और दूसरा क्या है कि द ऑर्डरिंग ऑफ द मैपलेट्स इन इज नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है? यानी कि उसके अंदर जो एक मैप के अंदर जो मैपलेट्स की का जो ऑर्डर है, जो उसका सीक्वेंस है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सेट्स के अंदर वो क्या नाम है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती थी। तो अब हमारे पास ये देखें कि ये हमारे पास एक मैप है एम के नाम से और इसके अंदर हमारे पास ये मुख्तलिफ मैपलेट्स हैं, ठीक है? अब आप यहाँ देखें तो यहाँ हमने डी को पहले लिख लिया जो कि इधर लास्ट पे था, ठीक है? फिर ए को लिख लिया जो कि यहाँ पे फर्स्ट में था। फिर हमने सी को लिख लिया थर्ड पे और बी को लिख लिया लास्ट पे जो कि यहाँ पे सेकंड में था।
तो बेसिकली ये दोनों सेम मैप है आपके पास, ठीक है। तो जो मैपलेट्स का सीक्वेंस है या जो उनका ऑर्डर है उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। अब ये जो पहली बात हमने की है कि ऑल डोमेन एलिमेंट्स इन ए मैप आर यूनिक, इसका क्या मतलब है? देखिए, एक दफा मैं पहले इसको अरेज कर लूं। हमने क्या कहा था कि जो हमारे पास ये एलिमेंट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? डोमेन, ठीक है। और ये जो है इनको हम क्या कहते हैं? रेंज। तो जो डोमेन एलिमेंट्स हैं वो यूनिक होने चाहिए, वो रिपीट नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि एक वैल्यू जो है उसके साथ एक से ज्यादा वैल्यूज अटैच नहीं हो सकती। मसलन अब यहाँ पे हमने ए के साथ वाई को अटैच किया है, तो अब ये दोबारा आप इसी के अंदर ए के साथ फॉर एग्जांपल जी को दोबारा आप अटैच नहीं कर सकते। तो ये जो डोमेन एलिमेंट्स हैं इनका यूनिक होना जरूरी है, ठीक हो गया जी। और जो एम्प्टी मैप होता है उसको हम यूं शो करते हैं, ठीक है, सिंपल। उसके अंदर हम ये सिंबल लगा देते हैं, ना कोई डोमेन एलिमेंट होता है और ना कोई रेंज एलिमेंट होता है। अब हम मैप के ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो जो दो कॉमन ऑपरेटर्स हैं हमारे पास उनमें कौन कौन से हैं? डोमेन और रेंज। द डोमेन ऑपरेटर रिटर्न्स द सेट ऑफ ऑल डोमेन एलिमेंट्स ऑफ द मैपलेट्स। एक मैप के अंदर जितने भी डोमेन एलिमेंट्स हैं वो हमें कैसे मिलते हैं? बाय यूजिंग डोमेन ऑपरेटर। मसलन हमारे पास यहाँ पे तीन मैप्स गिवन है, M1, M2 और M3। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? डोमेन ऑफ M1 इज इक्वल टू ABCDE। और अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास यही डोमेन है इसकी, CD और E, ठीक हो गया जी। इसी तरह अगर हम M2 की बात करें तो इसमें हमारे पास डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? A, F और C। डोमेन ऑफ M2 इज इक्वल टू AF और C, ठीक हो गया। फिर है हमारे पास रेंज ऑपरेटर। द रेंज ऑपरेटर रिटर्न्स द सेट ऑफ ऑल रेंज एलिमेंट्स, ठीक है। डोमेन क्या करता था? डोमेन एलिमेंट्स रिटर्न करता था। और रेंज जो है वो क्या रिटर्न करेगा? रेंज एलिमेंट्स रिटर्न करेगा। तो जैसे यहाँ पे देखें, रेंज ऑफ M1 इज इक्वल टू 1, 2 और ये भी 2, 3 और 4। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो 2 था वो रिपीट हो रहा था, तो उसको हमने 1 टाइम लिख लिया। 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास रेंज एलिमेंट्स आ गए। फिर इसी तरह हमारे पास अगर हम बात करें रेंज ऑफ M2, तो वो हमारे पास क्या है? 2, 1 और 7। तो इसको आपने 1, 2, 7 मतलब हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। तो डोमेन ऑपरेटर क्या करता है? किसी भी मैप के अंदर जितने भी मैपलेट्स हैं उनकी डोमेन एलिमेंट्स रिटर्न करता है। और रेंज ऑपरेटर क्या करता है? किसी भी मैप के अंदर जो मैपलेट्स हैं उन तमाम के रेंज एलिमेंट्स जो है वो रिटर्न करवाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन ऑपरेटर, ठीक है। यूनियन ऑपरेटर क्या करता है कि ये हमारे पास दो मैप्स का यूनियन रिटर्न करवाता है। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट है। वो क्या? द यूनियन ऑपरेटर इज डिफाइंड ओनली इफ नो टू डोमेन एलिमेंट्स आर द सेम। यानी दो मैप्स जो हैं उनका यूनियन कब मुमकिन होगा? जब उन दोनों के अंदर डोमेन एलिमेंट्स जो हैं वो सेम ना हो। और अगर वो डोमेन एलिमेंट सेम हो गए तो फिर हमारे पास यूनियन जो है कोई भी मतलब एक भी डोमेन एलिमेंट दोनों के अंदर सेम हो गया तो हमारे पास जो यूनियन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। मसलन यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन मैप्स गिवन है, M1, M2 और M3। M1 यूनियन M3 में हमारे पास क्या आएगा? M1 में क्या है? A1 ये आ गया, B2 C2, ठीक है, C2 ये, ठीक है, D3 और E4 ये हमने एज इट इज लिख लिए। और उसके बाद हमने क्या किया कि M3 के एलिमेंट्स लिख लिए, F और G वाले, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे तो हमारे पास M1 और M3 दोनों में कोई भी जो हमारे पास डोमेन एलिमेंट्स थे वो सेम नहीं थे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास यूनियन जो था वो डिफाइंड था, पॉसिबल था। लेकिन अगर आप M1 और M2 की बात करें तो M1 और M2 में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो A वाला डोमेन एलिमेंट है ये दोनों में सेम है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास C वाला एलिमेंट भी सेम है। तो इस वजह से हमारे पास M1 यूनियन M2 जो है वो अनडिफाइंड होगा। अगर आपको याद हो तो हमने पहले कहा था ना कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते। तो अब अगर यहाँ पे हम M1 और M2 का यूनियन है तो एलिमेंट्स तो रिपीट हो जाएंगे। तो इस वजह से जो हमारे पास मैप्स, ऐसे मैप्स जिनके अंदर कोई एक भी डोमेन एलिमेंट जो है वो दोनों में सेम हो जाए या रिपीट हो जाए तो उन दोनों मैप्स का यूनियन जो होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसी तरह अगर हम M2 यूनियन M3 की बात करें, M2 ये और M3 ये,
तो यहाँ पे भी हमारे पास जो यूनियन है वो अनडिफाइंड होगा। क्यों अनडिफाइंड होगा? हमारे पास ये डोमेन एलिमेंट्स जो हैं ये दोनों सेम हो गए। यहाँ पे भी एफ हमारे पास एज ए डोमेन एलिमेंट है और यहाँ पे भी हमारे पास एफ जो है वो एज ए डोमेन एलिमेंट है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरराइड ऑपरेटर। जब कोई भी दो मैप्स जो हैं उनके अंदर डोमेन एलिमेंट सेम हो जाएं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ओवरराइड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। और उस केस में फिर हमारे पास जो नया मैप बनेगा उसके अंदर वो जो हमारे पास कॉमन डोमेन एलिमेंट आ रहा है उसकी रेंज के तौर पर कौन सा एलिमेंट आएगा, जो सेकंड मैपलेट के अंदर है। इसकी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास वही तीन मैप्स हैं, M1 M2 और M3। अब अगर हम M1 और M2 को ओवरराइड करते हैं तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास सेकंड मैप कौन सा है, वो M2 है ना। तो अब जब हम इसको करेंगे तो A जो है ये दोनों में है, लेकिन वैल्यू कौन सी आएगी, जो सेकंड वाले मैप के अंदर है। सेकंड वाले मैप से मुराद क्या है कि जो ओवरराइड ऑपरेटर के बाद है। तो ओवरराइड ऑपरेटर के बाद हमारे पास M2 है, तो A वाली वैल्यू जो है कॉमन एलिमेंट उसकी कौन सी वैल्यू आएगी, M2 वाली वैल्यू आएगी। और वो कौन सी है, A वाली, जो ये 2 को जिसके अंदर 2 जो है वो एज ए रेंज है। ठीक है। B कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा। C जो है वो फिर कॉमन एलिमेंट है, तो C को ये C की कौन सी वैल्यू आएगी, ये 2 वाली या 7 वाली? डेफिनेटली 7 वाली आएगी, क्योंकि 7 जो है वो सेकंड वाला मैप है। ठीक है। तो ये जो हम कह रहे हैं ना, सेकंड मैपलेट मीन्स अगर दो कॉमन है वो उसमें दो मैप्स के अंदर सेम डोमेन एलिमेंट आ जाए तो सेकंड वाला जो मैप होता है उसका एलिमेंट विन कर जाता है, तो उसका यही मतलब है। अब यहाँ पे M2 जो है वो सेकंड मैप है, तो ये जो C जो है ये यहाँ पे कॉमन है, तो सेकंड वाला जो मैप है उसकी वैल्यू विन करेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे A वाले केस में था। फिर हमारे पास D आ गया, E आ गया। ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ गया, F आ गया, ये वाला। इस तरह अगर हम M3 और M2 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड मैप है वो कौन सा है, M2 है। ठीक है। तो अब आप देखें कि हमारे पास F इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है। F1 क्यों आया, क्योंकि सेकंड मैपलेट के अंदर F1 है। ठीक है। तो वो सेकंड वाला मैप जो था वो विन करता है, तो F को हमने 1 वाला कर दिया, 1 जिसमें डोमेन थी। इस तरह हमारे पास G आ गया और उस फिर A आ गया और उसके बाद फिर C आ गया। ठीक हो गया जी। F तो चूंकि हमारे पास कॉमन था तो उसमें हमने सेकंड वाले मैप का एलिमेंट लिख लिया, मैपलेट जो था वो यहाँ पे बता दिया। अब आपने करना ये है कि एक दफा प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ तो हमने M1 और M2 को मैप किया था, तो आपने जरा M2 और ओवरराइड M1 ये कैलकुलेट करना है। ठीक है। इसी तरह आपने M2 ओवरराइड M3 ये भी आपने कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया जी, एक्सरसाइज के तौर पर। नेक्स्ट है हमारे पास डोमेन रिस्ट्रिक्शन ऑपरेटर, और इसका हमारे पास जो सिंबल है वो ये वाला है। ठीक है। डिफाइंड विद टू ऑपरेंड्स, इसके दो ऑपरेंड्स होते हैं हमारे पास। द फर्स्ट इज ए सेट एंड द सेकंड इज ए मैप। पहला जो इसमें हमारे पास ऑपरेटर होगा जो वो क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड पे वो एक सेट होगा। ठीक है। मैप नहीं होगा बल्कि एक सेट होगा। और दूसरा जो इसका ऑपरेटर होगा वो एक मैप होगा। The result yields a map that contains only those maplets whose domain element is in the set. तो इससे हमारे पास जो एक रिजल्टिंग मैप बनेगा उसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स, वही मैपलेट्स होंगे जिनकी जो डोमेन है वो इस सेट के अंदर होगी। मैं रिपीट कर देता हूं कि ये हमारे पास डोमेन रिस्ट्रिक्शन ऑपरेटर जो है ये हमें कौन सा मैप रिटर्न करता है, जिसके कि डोमेन, जिसके अंदर सिर्फ वही मैपलेट्स होते हैं जिनके डोमेन एलिमेंट्स जो हैं वो इस सेट के अंदर मौजूद हों। ठीक हो गया। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ भी उसी तरह हमारे पास तीन मैप हैं, और पहला जो हमारे पास हमने ये डोमेन रिस्ट्रिक्शन ऑपरेटर यूज किया है इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेट के तौर पर हम क्या चीज बता रहे हैं, ए सी और ई। ये फिर हमारे पास डोमेन रिस्ट्रिक्शन ऑपरेटर आ गया। M1 हम बताया हमने। तो यहाँ पे हमें जो नया मैप रिटर्न हुआ है इसमें सिर्फ कौन से एलिमेंट्स आने हैं, ए सी, वो तमाम मैपलेट्स जिनकी डोमेन में ए सी और ई है। तो एक हमारे पास ये है ए, ठीक है, सी ये वाला और ई ये वाला। तो जो मैप है हमारे पास रिटर्न हुआ उसमें फिर हमारे पास सिर्फ तीन मैपलेट्स होंगे। बी और डी जो है ये हमारे पास जो कि इस सेट में मौजूद नहीं है, तो ये जो रिजल्टिंग मैप है उसके अंदर ये मैपलेट्स नहीं होंगे।
इसी तरह फिर हमने एक सेट बताया ई और एफ, और साथ हमने मैप कौन सा बताया, M2। तो M2 के अंदर आप अगर आप देखें तो हमें कौन से आप कह लें कि मैपलेट्स मिलेंगे, एफ मिलेगा क्योंकि यहाँ पे है। ई जो है यहाँ पे हमने बता दिया लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो डेफिनेटली फिर वो हमें रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसा इधर मैपलेट नहीं है जिसकी डोमेन ई हो, ठीक है। तो उसका मतलब है कि उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास जो मैप रिटर्न होगा उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही मैपलेट होगा। और अगर हम एम्प्टी सेट बता रहे हैं डोमेन रिस्ट्रिक्शन ऑपरेटर में, तो हमें मैपलेट भी कौन सा रिटर्न होगा, एम्प्टी मैपलेट रिटर्न होगा। फिर हमारे पास है डोमेन डिलीशन ऑपरेटर। इट बिहेव्स सिमिलर टू डोमेन रिस्ट्रिक्शन ऑपरेटर बट इट डिलीट्स द मैपलेट इन क्वेश्चन। मतलब कि यहाँ पे आप जो सेट के अंदर आप एलिमेंट्स बताएंगे, ठीक है, वो तमाम मैपलेट्स जो हैं वो डिलीट कर दिए जाएंगे जिनकी डोमेन ये वाले एलिमेंट्स होंगे। ठीक हो गया जी। जैसे अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ए सी और ई हमने एज ए सेट बताया, ये डोमेन डिलीशन ऑपरेटर और M1 हमने बता दिया। तो इसका मतलब है कि M1 के अंदर से वो तमाम मैपलेट्स जो हैं उनको डिलीट कर दिया जाए जिनकी डोमेन में ए है, सी है और ई है। तो ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया और ये भी डिलीट हो गया। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास जो दो मैपलेट्स बचे वो कौन से बचे, बी वाला और ये डी वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास एज इट इज आ गया। इसी तरह हमने यहाँ पे ई और एफ बताया और साथ हमने M2 बता दिया। अब यहाँ पे ई कौन सा है, ई तो कोई भी नहीं है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। एफ देखें तो एफ ये है तो ये हमारे पास डिलीट हो जाएगा। तो बाकी जो दो हमारे पास A2 और C7 जो है वो हमारे पास यहाँ पे रिजल्टिंग मैप के अंदर आ जाएंगे। फिर इसी तरह अगर आप यहाँ पे एम्प्टी वो बता दें सेट, तो जो हमारे पास ओरिजिनल मैप है वो एज इट इज रिटर्न हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि मैपलेट के तमाम एलिमेंट्स एज इट इज रिटर्न किए जाएं, और साथ हम ये बता रहे हैं कि कोई एलिमेंट डिलीट ना किया जाए, क्योंकि जिन एलिमेंट्स को जिस सेट के अंदर हमने डिलीट करने वाले वो बताने थे, एलिमेंट्स बताने थे, उसको तो हमने एम्प्टी छोड़ दिया है। तो इसका मतलब है कि कोई भी मैपलेट जो है यहाँ से डिलीट नहीं होगा, M3 जो है वो हमारे पास एज इट इज रिटर्न होगा। फिर हमारे पास क्या है कि इफ वी अप्लाई आर मैप टू ए पर्टिकुलर डोमेन एलिमेंट देन द रिजल्ट इज द रेंज एलिमेंट। ठीक है, आप क्या करें कि किसी भी मैप को उसका डोमेन एलिमेंट दें तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, उसका रेंज एलिमेंट आएगा। तो आप मैप का नाम बताएंगे, डोमेन एलिमेंट बताएंगे, तो फिर क्या होगा कि उस मैप के अंदर वो मैपलेट जिसका डोमेन एलिमेंट ये वाला होगा उसकी रेंज रिटर्न कर दी जाएगी। तो M2 के अंदर वो मैपलेट जिसकी डोमेन जो है वो एफ है, M2 के अंदर ये वाला मैपलेट हो गया जिसकी डोमेन एफ है, उसकी रेंज रिटर्न कर दी जाएगी कौन सी, 1। इस तरह M3 और यहाँ पे हमने डोमेन क्या बताई, एफ। M3 के अंदर एफ ये वाला मैपलेट हमें आ गया, मिल गया, और इसके अंदर जो उसकी रेंज है वो हमें यहाँ पे 2 रिटर्न होगी। और अगर आप कोई ऐसे डोमेन एलिमेंट बता दें जो उसके अंदर उस मैप के अंदर किसी भी मैपलेट का वो डोमेन एलिमेंट ना हो, तो फिर हमारे पास ये जो है ऑपरेशन, ये क्या होगा, ये अनडिफाइंड होगा। ठीक है, M3 ऑफ एक्स। तो अगर आप देखें तो M3 के अंदर कोई भी ऐसा मैपलेट नहीं है जिसकी डोमेन जो है वो हमारे पास एक्स हो, तो यहाँ पे ये फिर इस केस में हमारे पास ये क्या करेगा, ये अनडिफाइंड होगा। अगर हम VDMSL की बात करें तो VDMSL के अंदर आप क्या करते हैं, मैपलेट्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक एरो का सिंबल होता है और उसके ऊपर आप M लिख देते हैं। ठीक है, एरो सिंबल और ऊपर M लिख देते हैं। ठीक है, मसलन अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है C के नाम से, सॉरी ये M नहीं है, ठीक है, ये C है। To declare a variable C that maps characters to natural numbers, we would write, यानी अगर आप करना क्या चाह रहे हैं कि आप एक मैप बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर जो करेक्टर्स हैं, ठीक है, वो हर करेक्टर जो है वो किसी नेचुरल नंबर को रिलेट करे या उसे उसके साथ आप उसको बाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसको फिर आप कैसे डिक्लेयर करेंगे, C:4, ठीक है, ये उसकी टाइप होगी, और आगे वही एरो का सिंबल, ऊपर M लिख दिया और आगे नेचुरल नंबर की टाइप आपने बता दी। तो अब इसका क्या मतलब है कि C के नाम से हमारे पास एक मैप बन जाएगा, कंप्लीट मैप, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि
इस ऑपरेटर से यहाँ लेफ्ट साइड पे हमारे पास कोई करेक्टर होगा, फॉर एग्जांपल करेक्टर ए है, ठीक है, और वो करस्पॉन्ड किससे कर रहा होगा, एक नेचुरल नंबर आ रहा होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 65 आ सकता है, ठीक है। इस तरह बी जो है वो 66 आ सकता है, एंड अप टू सो ऑन। मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि हमारे पास जो कैपिटल ए है शायद उसकी आज की वैल्यू जो है वो 65 है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है क्योंकि ये कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस होता है। कैपिटल ए जो है उसकी आज की वैल्यू कुछ और होती है, स्मॉल ए जो है उसकी आज की वैल्यू कुछ और होती है। तो सपोज जो कैपिटल ए है उसकी आज की वैल्यू क्या है, 65 है। तो हम ये सपोज करते हैं कि हर करेक्टर जो है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू से कोरस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसका फिर हमारे पास सिंटैक्स क्या होगा, आप करेक्टर टाइप बताएंगे एरो, उसी तरह ऊपर एम और साथ नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का मैप बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इन कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।